हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी को पता है, जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो भी आ चुकी है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी थी वो भी हमारे आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है कि जो हमारे एंटोमोलॉजी वाला हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो है लाभदायक कीट, यानी कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं हमारे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपको पता है हर एक एग्जाम के अंदर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट वाला जो पोर्शन है वहां से आपके कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जरूर देखने के लिए मिलते हैं। अब हमारे पास में बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो होता है मधुमक्खी। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे मधुमक्खी है एक तो। और बेनिफिशियल के अंदर दूसरा कौन सा आता है, हमारे रेशम कीट। ठीक है, ये रेशम कीट है। और इसके बाद में जो आता है वो आता है लाख कीट, जिसको हम लेक इंसेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो मेजरली 3 जो है ये हमारे पास में बेनिफिशियल इंसेक्ट है जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो आज का हमारा जो सेशन है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, कौन सा कीट या पीड़क जो क्या करता है ग्रेसिस स्टंट वायरस का वाहक होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेसिस स्टंट वायरस है ये किसमें कौन सी क्रॉप के अंदर लगता है। ठीक है, तो ग्रेसिस स्टंट वायरस जो है ना ये क्या है, एक प्रकार की डिजीज है ये। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, राइस जो है, राइस की क्रॉप के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हमको जो इसका आंसर है वो हमको देखना है। 4 हमारे पास में इसमें ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है ब्राउन प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, येलो स्टेम बोरर ऑफ, और चौथा हमारे पास में लीफ फोल्डर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने पास में क्या, ब्राउन प्लांट होपर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर भाई कैसा इंसेक्ट है, ये एक प्रकार का सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है तो ये क्या करता है, जो भी प्लांट्स है प्लांट के अंदर से क्या करता है, ये रस चूसता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ये वेरियस अलग अलग तरीके की क्या करता है, वायरल डिजीजेस को भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका जो इसका साइंटिफिक नेम है वो बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम जो साइंटिफिक नेम है वो है नीलोपर्वता लुजेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमको ग्रीन लीफ हॉपर का भी हमको एग्जाम के अंदर साइंटिफिक नेम जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेफोटेटिक्स स्पीशीज। हम इसको नेफोटेटिक्स स्पीशीज लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो नेफोटेटिक्स क्या होता है, वेरिसेंस होता है। और देखो इसकी एक हमको फैमिली जो है वो भी हम देख लेंगे। ये होती है आपके पास में डेल्फिसिडी। ठीक है, और ये ऑर्डर कौन से में आती है, हेमिप्टेरा में। ये आपको क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें हम यहीं क्या करते हैं, कवर करते हुए चलेंगे। इसकी जो फैमिली जो होती है वो होती है सिकेडेलिडी। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या होता है, हेमिप्टेरा होता है। देखिए हेमिप्टेरा वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे वो कैसे होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और येलो स्टेम बोरर जो होता है इसका अपने पास में साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्किरकोपेगा इंसर्टुलस। ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है वो होती है पायरेलिडी। ऑर्डर क्या होगा इसका, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपने पास में लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, देखो ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट एक चीज और है, इसके अंदर हमारे पास जो ब्राउन प्लांट हॉपर है इसके बारे में हमसे पूछा जाता है कि ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर इसका नेचुरल एनिमी कौन सा है। ठीक है, यानी इसका प्राकृतिक शत्रु। यही सारी चीजें हमको इसके बारे में देखनी है। तो वो होता है आपके पास में सिर्टोरिनस, सिर्टोरिनस लिविडिपिनस। ठीक है, तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो ध्यान रखने हैं। यानी ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है वो क्या करता है, राइस के अंदर ग्रेसिस स्टंट वायरस डिजीज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और ये किस तरीके की बीमारी है, ये एक प्रकार की वायरल बीमारी है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम क्या था, नेलोपर्वता लुजेंस था, जिसकी फैमिली डेल्फासिडी और ऑर्डर हेमिप्टेरा था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो हमने यहाँ पर क्या कर ली, इसमें डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेब्राइन किसका एक प्रमुख रोग है। ठीक है, जो पेब्राइन डिजीज है वो कौन से इंसेक्ट का प्रमुख रोग है। तो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, सिल्कवर्म, हनी बी, लेक इंसेक्ट और ऑल। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनकी क्या हमको सभी चीज के बारे में डिस्कस करना है, उनका साइंटिफिक नेम हो, भले चाहे ऑर्डर फैमिली हो, उनके डिजीजेज हो, उनके यूज हो, वो सारी चीजें हमको देखनी है। ठीक है, तो देखो पेब्राइन डिजीज जो होती है ना वो किसका एक प्रमुख रोग है। पेब्राइन डिजीज जो हमको देखने के लिए मिलती है वो वास्तव में किसमें देखने के लिए मिलती है, सिल्कवर्म जो होता है, सिल्कवर्म के अंदर हमको ये डिजीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका आता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि ये डिजीज किस में होती है, पेब्राइन डिजीज किस में होती है, सिल्कवर्म में होती है, लेकिन अभी होती किसकी वजह से है, वो होती है आपके पास में नोसेमा बॉम्बेसिस की वजह से होती है। तो इस बीमारी का रोग कारक क्या है, नोसेमा बॉम्बेसिस है। ठीक है, अब देखो इसके लक्षण भी हमको कई बार पूछ रहे थे एग्जाम के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है हमको कभी कभी डायरेक्ट ये ना पूछ कर क्या पूछ ले जाते हैं, लक्षण पूछ ले जाते हैं कि लक्षण किस प्रकार के, लक्षण से हमको किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसा होता है इस पे पेपर लाइक अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑन बॉडी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो भी लार्वा होते हैं, देखो और ये किस में पाया जाता है, ये कौन सी अवस्था में आती है, इसकी अवस्था कौन सी होगी, ये होगी अपने लार्वल अवस्था। ठीक है, क्या होगा, लार्वल अवस्था होगी, लार्वल अवस्था के अंदर हमको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और क्या होगा, पेपर लाइक अपीयरेंस ऑन बॉडी और पेपर लाइक स्पॉट। ठीक है, पेपर लाइक स्पॉट जो होते हैं वो क्या होता है हमको देखने के लिए मिलते हैं किस पे, लार्वल स्टेज के अंदर होती है, जो लार्वा होती है उसके ऊपर हमको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, मतलब देखो ये क्या होगा, जो वयस्क होगा यानी वयस्क मादा जो होती है, वयस्क मादा से क्या करता है, अंडों के साथ में ये दूसरी पीढ़ी तक भी क्या होता है, ये रोग क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कैसा बोला जाता है, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। ये कैसा है भाई, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, इस बीमारी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ के अंदर, इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या फिर क्या करती है, डेड एग्स प्रोड्यूस करती है। आई बात समझ में, यहां तक ये इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट, इसके टर्म्स है इंपॉर्टेंट, इसकी क्या है जानकारी है, जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा। पेब्राइन डिजीज किसका मुख्य रोग है, तो सिल्कवर्म का किसकी वजह से होता है, नोएसिया बॉम्बिसिस की वजह से होता है। सिम्टम क्या होते हैं इससे, पेपर लाइक या पेपर लाइक अपीयरेंस ऑन बॉडी, किसकी पे, लार्वल अवस्था के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। आई बात समझ में यहां तक, चले आगे। देखो इसके बाद है, निम्न में से कौन सा रोग हनी बी का है। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था कि पेब्राइन रोग है वो कौन से कीट का होता है। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं कौन सा रोग हनी बी का है। हमारे पास में यहाँ पे चार अलग अलग तरीके की क्या दी हुई बीमारियां या पीड़क दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कौन सा, अब हमको क्या पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा रोग हनी बी का है। तो भैया हनी बी के अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेब्राइन। पेब्राइन किसका रोग है, ये भी सिल्कवर्म का है, ये नहीं होगा इसके अंदर। फ्लेचरी जो है, फ्लेचरी भी किसका है, सिल्कवर्म का है। इसके बाद मस्कार्डियन जो रोग होता है, मस्कार्डियन जो है ये आपको सिल्कवर्म में भी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो आता है एक्राइन, ये जो रोग है ये वास्तव में किसका रोग होता है, ये होता है हनी बी के अंदर पाए जाने वाला एक रोग है। ठीक है, हनी बी के अंदर ये रोग पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस रोग को क्या कहा जाता है, इस रोग को क्या कहा जाता है, इसले ऑफ वाइट।
आपने कई बार पढ़ा होगा कि ईसले ऑफ वाइट डिजीज को, डिजीज जो होता है वो किसको कहा जाता है, एक्राइन को कहा जाता है। ठीक है, और देखो इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ये किसकी वजह से होती है। देखो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो कौन होता है, माइट, या जिसको क्या कहा जाता है, बरूथी भी कहा जाता है। ठीक है, माइट की वजह से होने वाला रोग है, क्या है इसको और क्या कहा जाता है, ईस्लेस राइट की वजह से होता है। और इस माइट का जो हमारे पास में साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है भाई, अपने पास में इसको एक्रापिस वुडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक्रापिस वुडी जो है अपने पास में क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। आई बात समझ में। ये क्या है, अपने पास में माइट है, माइट इसको क्या बोलते हैं, बरूथी कहा जाता है, माइट को क्या कहा जाता है, बरूथी कहा जाता है। और ये किसके ऊपर क्या होता है, ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है। ये क्या है, पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। अब भाई परजीवी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि परजीवी कौन सी अवस्था पे होता है। तो ये परजीवी होता है एडल्ट अवस्था में। ठीक है, मतलब वयस्क अवस्था, एडल्ट स्टेज ऑफ हनी बी। ठीक है, यानी कि जो वयस्क मधुमक्खियां हैं उनके ऊपर क्या होता है, परजीवी होता है। कौन होता है, एक्रेपिस वुडी। इस एक्रेपिस वुडी को किस नाम से जाना जाता है, ईस्ले ऑफ वाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है मधुमक्खियों के अंदर, वो होता है एक्राइन डिजीज। ठीक है, वो क्या होता है, एक्राइन डिजीज, ये इसके अंदर रोग होता है। अब ये इन्फेक्शन कहां होता है, देखो इसका इन्फेक्शन कहां पे, ये पैरासाइट होती है, इन्फेक्शन कहां होता है इसका, वो होता है ट्रेकिया, ट्रेकियल जो सिस्टम होता है ना इसका, देखो ट्रेकिया एंड बॉडी फ्लूइड, ये क्या करती है, ये जो माइट है ये हनी बी की जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के अंदर जाकर के जो ट्रेकियल फ्लूइड होता है उसको क्या करती, कंज्यूम करती है। ट्रेकिया को कंज्यूम करने की वजह से जो मधुमक्खियां होती है उसके अंदर जो रोग होता है उसको एक्राइन डिजीज कहते हैं, जिसको ईस्लेस वाइट भी कहा जाता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारे पास में बरूथी होता है, जिसको क्या बोलता है, क्या इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एक्रेपिस वुडी। तो आपके पास में इस रोग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, इसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन फाउल ब्रूड किसका रोग है। ये एक हमारे पास महत्वपूर्ण क्या नाम से क्वेश्चन है, क्योंकि हमको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट, जब भी बेनिफिशियल इंसेक्ट हमसे जब भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो वहां पे हमको जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट डिजीज से भी आता है हमारे पास में। ठीक है, डिजीज का क्या होता है, हमको नाम देकर के ये पूछा जाता है किसका रोग है, या फिर डिजीज का हमको ये पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम हमको देकर के पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज जो है वो किसका रोग है, तो हमारे पास में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, हनी बी। ठीक है, कि अमेरिकन फाउल ब्रूड जो रोग होता है वो किस में होता है, हनी बी के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो इसको किसकी वजह से होता है, आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताना चाहता हूं। ये होता है आपके पास में इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है इसका पेनिबेसिलस। ठीक है, इसका जो स्पीशीज होती है पेनिबेसिलस लार्वी स्पीशीज है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का, अब देखो ये सबसे पहले बात आती है कि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म तो हो गया। अब ये आती है इन्फेक्टेड स्टेज, कि भाई कौन सी अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था के अंदर ये जो रोग है ये पाया जाता है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर होता है, जो लार्वी जो होता है लार्वल स्टेज के अंदर ये रोग पाया जाता है। और जहां पे जो लार्वा डेवलप हो रहा होता है वहां पर क्या आती है, एक बदबू आना स्टार्ट हो जाती है वहां से। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, लार्वल अवस्था, ठीक है, कौन सी अवस्था का रोग है, ये लार्वल स्टेज का रोग है। अब देखो लार्वल स्टेज है, अब क्या होगा, कॉज फाउल स्मेल, मतलब क्या आती है कि
इसमें क्या होता है, लार्वा जो होता है भाई अंदर ही क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, अंदर ही क्या होता है, वो मर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमको बदबू इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। आई बात यहां तक समझ गए अंदर, आई बात समझ में। अमेरिकन फॉल ब्रूट डिजीज जो होती है पेनिबेसिलस लार्वी की वजह से होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी, लार्वल स्टेज है, यानी जो हनी बी के लार्वी जो है वो क्या होते हैं, अंदर ही अंदर मरने लग जाते हैं। मरने की वजह से क्या होती है, उनके अंदर एक बदबू आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये आपके पास में किसका है, अमेरिकन फॉल ब्रूट का एग्जाम्पल है, जो किसकी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, हनी बी की एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। आई बात यहां तक समझ में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मलबेरी सिल्क का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब भाई हमारे पास में ये आता है मलबेरी सिल्क। ठीक है, यहां पर तो हमको डायरेक्ट नाम दिया हुआ है कि मलबेरी सिल्क का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास में बॉम्बेक्स मोराई, एंथेरिना मिलिटा, एंथेरिना प्रोएली और सामिया सिंथिया। ठीक है, तो इसका हमारे पास में साइंटिफिक नेम जो है मलबेरी सिल्क का, वो है हमारे पास में क्या, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई को क्या कहा जाता है, ये हमारे पास है मलबेरी सिल्कवर्म है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। अब देखो इसमें क्या होता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि इसकी जो फैमिली होती है वो होती है आपके पास में बॉम्बे सीडी। ठीक है, और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो होता है आपके पास में लेपिडोप्टेरा। ठीक है, अब इसका नाम है मलबेरी। ठीक है, तो इसको किस पर पाला जाता है, इसकी रियरिंग, यानी इसका जो पालन है वो किस पे किया जाता है, वो किया जाता है आपके पास में मलबेरी लीव्स पे। ठीक है, किस पे किया जाएगा, मलबेरी लीव्स पे क्या हो जाएगा इसका, यानी बॉम्बेक्स मोराई जो है ये किस पर फीड करता है, मलबेरी लीव्स के ऊपर फीड करता है। इसकी फैमिली है बॉम्बेसिडी और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, लेपिडोप्टेरा हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास में ट्रॉपिकल टासर सिल्क वर्म का, सिल्क मोथ जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। देखो, ट्रॉपिकल टासर, यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, ये है आपके पास में TASAR। ठीक है, ट्रॉपिकल टासर सिल्क वर्म का हमारे पास में साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हमारे पास में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपके पास में एंथेरिया मिलाटा। क्या होगा ये आपके पास में होगा, एंथेरिया मिलाटा। आई बात समझ में। देखो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूगा, मूगा सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम देखो, ये है मूगा सिल्कवर्म। ये आपके पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मूगा सिल्कवर्म जो होता है वो कहाँ होता है, एंथेरिया असामा। ठीक है, एंथेरिया असामा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें क्या है हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मोनोपोली इन द मूंगा सिल्कवर्म, की मतलब मूंगा जो मूंगा जो रेशम होता है उसके अंदर भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें उसका क्या है, स्वामित्व अधिकार है, यानी कि मोनोपोली है। ठीक है, तो जो हमारे पास में क्या है, आसाम जो है, मोनोपोली इन मूंगा सिल्क प्रोडक्शन। तो आपकी यही एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथेरिया असामा जो है, यानी आसाम, आसाम आसामा से क्या आता है, यहाँ पे असम आता है। यानी कि ये जो मूंगा सिल्कवर्म है सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, आसाम के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। और आसाम के अंदर क्या होता है, इसकी ये है मोनोपोली, यानी स्वामित्व अधिकार है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो मूंगा सिल्क होता है वो कहां होता है, आसाम के अंदर होता है। ठीक है, और मूंगा सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम हमारे पास में एंथेरिया असामा होता है। ठीक है, ये आपके पास के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से मिलान, कौन सा मिलान गलत है। तो अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा वाला मिलान जो है वो गलत है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इन सभी के साइंटिफिक नेम कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ओक टसर जो है इसको क्या कहा था, एंथेरिया प्रोएली जो है इसका, इसमें सामने साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो ओक टसर का जो साइंटिफिक नेम जो है ये तो क्या है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है, गलत वाला बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है, गलत बताना है। इसके बाद में दिया हुआ है हमारे पास में एरी सिल्कवम। ठीक है, एरी सिल्कवम हमारे पास में दिया हुआ सामिया सिंथिया। इसके बाद में है मूगा सिल्कवम। मूगा सिल्कवम वाला भी क्या है इसमें सही है। ठीक है, फिर है हमारे पास में ट्रॉपिकल टासार, यह है एंथिया परनेई। ठीक है, जो ट्रॉपिकल टसर है ये क्या है हमारे पास में, एंथीनिया परनी है। तो इसका जो है ये हमारे पास में राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल टसर जो है ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, ट्रॉपिकल टसर का मतलब होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एंथेरिया मिलाटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, एंथेरिया मिलाटा होता है। और जो हमारे पास में एंथीरिया प्रणय जो होता है ये वास्तव में किसका, प्रणय, और जो प्रोइली है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है, ओक्टासार का होता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा सिल्क कॉपरिश यानी तांबे के कलर का होता है। ठीक है, मतलब जो इसमें सिल्क सिल्क का जो कलर होता है यानी जो रेशम का धागा होता है वो किसमें, ऐसा कौन सा है जिसमें तांबे कलर का होता है, कॉपरिश कलर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में जो मूगा सिल्कवम है, ट्रॉपिकल टासार है, एरी सिल्कवम है और ओक टासार है। ठीक है, तो इसके अंदर तांबे का कलर जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, ट्रॉपिकल टासार जो सिल्क होता है उसके अंदर किस तरीके का धागा होता है, इसका तांबे के कलर का होता है। मतलब कॉपरिश यानी हल्का लाल या सुनहरा हम कह सकते हैं इसको, लाल, हल्का लाल जो रंग होगा, कॉपरिश कलर जो होगा वो किसमें होगा, हमारे पास में ट्रॉपिकल टासर जो सिल्क होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, कौन सा सिल्क जो होता है जिसके अंदर क्या होता है, गोल्डन कलर पाया जाता है। तो देखो, गोल्डन कलर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कौन सा वाला है, मूंगा, इसमें आपके पास में ऑप्शन में दिया हुआ ट्रॉपिकल ट्रासार के अंदर हमने पढ़ाई था किस तरीके का होता है, इसमें कॉपरिश कलर होता है, यानी कैसा, तांबे के जैसा होता है। हमको क्या पूछ रहा है, गोल्डन येलो। तो गोल्डन येलो किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे पास है मूंगा सिल्कवर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मूगा सिल्क होगा। मूगा सिल्क के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये कहाँ सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, कहाँ सबसे ज्यादा रियरिंग किसकी की जाती है, वो की जाती है हमारे पास में आसाम में। ठीक है, आसाम के अंदर क्या है, इसकी मोनोपोली है। मतलब आसाम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर मूगा सिल्क वर्म को सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, रियर किया जाता है। और वही जो स्टेट है वो क्या है, इसमें मोनोपोली है उसकी। आई बात समझ में। देन इसके बाद में हम देखते हैं कौन सा सिल्क सफेद रंग का होता है। भाई ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिल्कवर्म जो होता है, हम सबसे ज्यादा कौन से वाले सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कौन से कलर का सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है सफेद रंग का सिल्क। ठीक है, और सबसे ज्यादा सफेद रंग का सिल्क जो होता है वो कौन से उसका होता है बताओ, मलबेरी का होता है, ओक सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, या बोथ ए एंड सी होता है। बताओ इसमें क्या आएगा आंसर। तो देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास के अंदर इसका आएगा डी। ठीक है, यानी मलबेरी सिल्क वर्म जो होता है उसमें और एरी सिल्क वर्म, इन दोनों के अंदर ही कैसा होता है, सफेद रंग का सिल्क हमको पाया जाता है। ठीक है, एरी सिल्क वर्म को ही क्या कहा जाता है, कैस्टर। देखो, एरी सिल्क वर्म जो होता है इसको किस पे ग्रो किया जाता है, कैस्टर के ऊपर, यानी अरंडी के ऊपर क्या किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। अब मलबेरी और एरी सिल्क जो है इन दोनों के अंदर ही कैसा होता है, सफेद रंग का क्या पाया जाता है, रेशम का धागा पाया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका कलर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो
किस सिल्क को अरंडी यानी कैस्टर पे पाला जाता है? तो भैया जस्ट इससे एक पहले वाला जो क्वेश्चन है वही हमने डिस्कस किया था। कौन सा सिल्क सफेद रंग का होता है? तो मैंने बोला मलबेरी और एरी सिल्कवर्म। यही मैंने आपको बोला था, एरी सिल्कवर्म को किस पे पाला जाता है? कि इसको कैस्टर पे यानी अरंडी पर क्या होता है, इसको पाला जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्क को अरंडी पर पाला जाता है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन दिया मलबेरी। क्या मलबेरी को हम कैस्टर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या मलबेरी को कैस्टर के ऊपर ग्रो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरी सिल्कवर्म जो है वो उसको कैस्टर के ऊपर ग्रो किया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास में? एरी सिल्कवर्म आएगा। इसको किस पे ग्रो किया जाता है? कैस्टर पर ग्रो किया जा सकता है। इसको किस पे ग्रो किया जा सकता है? कैस्टर पे। इसको किस पे ग्रो किया जाता है जनरली? मलबेरी। मलबेरी प्लांट जो होता है, मलबेरी प्लांट आप सभी लोग जानते होंगे, मोरस अल्बा। मोरस अल्बा क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। और इसी को क्या कहा जाता है? शहतूत। अब तो सभी लोग जान ही गए होंगे कि भैया जो मलबेरी सिल्क है उसको वास्तव में किसके ऊपर उसकी रेयरिंग की जाती है? उसको की जाती है हमारे पास में किस पे? शहतूत के ऊपर उसकी रेयरिंग की जाती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में मूगा सिल्कवर्म। मूगा सिल्कवर्म को किस पे पाला जाता है? सोम और शालू। ठीक है, सोम और शालू ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर क्या किया जाता है? इनको रियर किया जाता है। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल टसर होते हैं ये जनरली जो इनका क्या होता है, ग्रुप एरिया जो होता है मतलब फीडिंग का, वो थोड़ा वाइड होता है। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, चले आगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन, ये ऊजी फ्लाई। ऊजी फ्लाई किसका एक प्राकृतिक शत्रु है? तो भैया ऊजी फ्लाई जो है किसका एक प्राकृतिक शत्रु है? देखो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, लेक का है क्या? नहीं भाई, लेक का नहीं है। ठीक है, सिल्क मोथ का, हनी बी का भी नहीं है, ऑल ये भी गलत है। तो हमारे पास में जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? सिल्क मोथ। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है, ये जो सिल्क वर्म लार्वी जो होता है, ठीक है, कौन सी अवस्था में, इसकी अवस्था कौन सी होती है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ये पाया जाता है लार्वल। लार्वल स्टेज में पाया जाने वाला क्या है? एक प्राकृतिक शत्रु है। और ये कैसा है? देखो इसका जो टाइप ऑफ पैरासिटिज्म है, इसका टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कैसा है? यह है एंडो पैरासाइट। ठीक है, और ये कैसा है? एक प्रकार का लार्वल पैरासिटोइड हम इसको कह सकते हैं। लार्वल क्या होता है? ये पैरासिटोइड होता है। यानी कि कौन सी अवस्था को, जो सिल्कवर्म जो होते हैं, सिल्कवर्म की लार्वल अवस्था को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। और किस प्रकार का इसमें पैरासिटिज्म पाया जाता है? परजीविता किस प्रकार की होती है? एंडोपैरासाइट टाइप का क्या होता है ये? क्या नाम से? ये लार्वल पैरासिटोइड होता है। और जो इसी ऊजी फ्लाई को क्या कहा जाता है? इस ऊजी फ्लाई का जो फैमिली है, इसकी ऊजी फ्लाई की फैमिली होती है आपके पास में टेचिनिडी। ठीक है, एचिनिड्स की क्या होती है? फैमिली होती है। और इसका जो ऑर्डर है वो होता है आपके पास में डिप्टेरा। यानी डिप्टेरा गण से क्या करता है? ये बिलोंग करता है। ठीक है, डिप्टेरा गण से क्या होता है? ये ऊजीफ्लाई जो है बिलोंग करती है कौन सी स्टेज को? सिल्कवर्म की लार्वल स्टेज को इन्फेक्ट करती है। और इसके अंदर कौन से प्रकार का पैरासिटिज्म पाया जाता है? एंडोपैरासाइट टाइप का, यानी कि लार्वल क्या है? ये पैरासिटोइड होता है। आई बात यहां तक समझ में? ऊजी फ्लाई का आपके क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है किसका प्राकृतिक शत्रु होता है? वो सिल्कवर्म का है। और उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन है वो भी सारी हमने यहाँ क्या कर ली? डिस्कस कर ली है। कौन सी मधुमक्खी, मधुमक्खी की डंक रहित स्टिंगलेस कुल है? यानी कौन सा कुल जो है वो कैसा है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? स्टिंग नहीं पाया जाता, डंक नहीं पाया जाता। तो ये कौन सी आएगी? बॉम्पेसीडी, मेलानोपीडी, एपीडी और एफिडिडी। तो इनके अंदर से कौन सा वाला होगा भैया जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? डंक नहीं पाया था। तो वो किसका, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? मेलिनोपीडी हो जाएगी। देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर एक चीज और जो थी आपके यहाँ पे, इसका जो ऊजी फ्लाई जो है, ऊजी फ्लाई का साइंटिफिक नेम जो होता है, ऊजी फ्लाई का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है एक्सोरिस्टा सोरबिलांस।
ये क्या हो जाएगा, एक्सोरिस्टा सोर्बिलांस क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डंक रहित यानी स्टिंगलेस यानी कैसे होती है, मेलानोपीडी, ठीक है। ये जो मधुमक्खियां होती है ये सामान्य छोटी होती है जिनके अंदर डंक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय मधुमक्खी नहीं है। हमारे पास में यहाँ पे चार अलग अलग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मधुमक्खियों के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं और उनमें पूछा गया है कि निम्न में से किसकी उत्पत्ति जो है वो भारतीय नहीं है, ठीक है। तो एपिस डोरसाटा जो है इसको क्या कहा जाता है, रोक बी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और एपिस इंडिका है, इसको ये जो एपिस इंडिका है ये हमारे पास में क्या है, ये भारतीय मूल की है, ये भी भारतीय मूल की है। एपिस फ्लोरिया ये भी भारतीय मूल की जो सबसे छोटी होती है। इसके बाद हमसे पूछा गया भारतीय मधुमक्खी नहीं है, तो कौन सी नहीं इसमें से, ये है हमारे पास है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा है, ये भारतीय मधुमक्खी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको कहां से जो इसको इंपोर्ट किया गया था, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर हनी का क्या बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको दूसरी कंट्री से, कहां से, इटली से, ठीक है, इटली से क्या किया गया था, इसको इंपोर्ट किया गया था। ये क्या है, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इसको क्या कहता है, एपिस मेलिफेरा जो है ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हनी प्रोडक्शन के लिए। जो सबसे ज्यादा मधुमक्खी जो काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, एपिस मेलिफेरा काम में ली जाती है। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कौन सी मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है तथा ऊंची चट्टानों पर अपना छत्ता बनाती है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप सभी लोगों ने कई बार देखा होगा, बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं या बड़ी बड़ी पानी की जो टंकियां होती हैं या पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनकी दीवारों के ऊपर काफी बड़े बड़े साइज के क्या लगे रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते लगे रहते हैं। तो वास्तव में वो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं इतनी ऊंची चट्टानों पर कौन सी मधुमक्खी बनाती है, और जो मधुमक्खी इतने बड़े छत्ते बनाएगी ऑब्वियसली उसकी साइज और शेप भी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो आपके पास में, हमारे पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी मधुमक्खी ऐसी है जो ऊंची चट्टानों पर कैसे छत्ते बनाती है, बड़े छत्ते बनाती है और साइज में भी क्या होती है, वो बड़ी होती है। तो भैया इसका राइट आंसर जो होगा, इसको कहा जाता है एपिस डोरसाटा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, रोक बी भी कहा जाता है, ठीक है। नाम से जैसे पता चल रहा है, रोक बी जो है वो क्या है, एपिस डोरसाटा है, ठीक है। और इसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव कैसा होता है, आक्रामक होता है इसका, ठीक है। आक्रामक होता है, जल्दी गुस्से में आते हैं। अगर आप इनके छत्ते को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ये सारी की सारी क्या हो सकती है, आपके पीछे पड़ सकती है। और ये क्या होती है, इनके अंदर स्टिंग पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस और फ्यूरियस टाइप की क्या होती है, मधुमक्खियां ये होती है। और इनकी जो साइज में होती है ये कैसी होती है, बिगेस्ट साइज, यानी बड़ी मधुमक्खियां होती है, ठीक है। आई बात समझ में। कौन सी मधुमक्खियां सबसे बड़ी होती है तथा सबसे ऊंची चट्टानों पर यह अपने छत्ते बनाती है, तो वो कौन सी होगी, एपिस डोरसाटा, जिसको क्या कहा जाता है, रोक बी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई बात समझ में। अब देखो, इसी के साथ में कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे क्रूर मधुमक्खी, मोस्ट फेरोशियस मधुमक्खी। जैसा कि मैंने आपके पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो स्वभाव कैसा है, आक्रामक है। आक्रामक कौन सी मधुमक्खी का स्वभाव होता था, एपिस डोरसाटा का। और इसी एपिस डोरसाटा को क्या कहा जाता है, चट्टानी मधुमक्खी या रोक बी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई बात यहां तक समझ में। देखो इसके बाद देखो, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी जो समानांतर छत्तों की श्रृंखला बनाती है। भैया आपने जो मधुमक्खी जो एपिस डोरसाटा का छत्ता देखा होगा तो वो तो एक सिंगल, मतलब एक एक ही छत्ता दिखा होगा, वो सब क्या होता है, बड़े आकार में होता है। लेकिन कुछ मधुमक्खियां ऐसी भी हैं जो क्या करती है, इस प्रकार से पैरेलल क्या बनाती है, छत्ते बनाती है, इस प्रकार से देखो। तो इस प्रकार से जो समानांतर जो छत्ते बनाने वाली मधुमक्खियां हैं वो कौन सी होती है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भैया एपिस डोरसाटा होगी क्या इसमें, एपिस डोरसाटा तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक सिंगल छत्ता बनाती है, बड़ी साइज का छत्ता बनाती है, ठीक है। तो एपिस इंडिका होगी क्या, हाँ भाई बिल्कुल होगी। एपिस मेलिफेरा होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों, हाँ बी और सी
बी और सी दोनों आ जाएगा तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी और सी दोनों होगा। ये दोनों ही मधुमक्खियां क्या बनाती है, ये समानांतर छत्ते बनाती है। इस प्रकार से क्या बनाती है, समानांतर ये छत्ते बनाती है। आई बात यहां तक समझ में। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट, कौन सी मधुमक्खी आकार में सबसे छोटी होती है, जिसको लिटिल बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, जो एपिस डोरसाटा है, एपिस डोरसाटा क्या होती है, सबसे साइज में सबसे बड़ी वाली मधुमक्खी होती है। इसके बाद में जो एपिस मेलिफेरा है, जो हमने क्या की थी, बाहर से क्या की थी, उसको इंपोर्ट की थी। इसके बाद में एपिस इंडिका है, और जो हमारे पास में लास्ट जो है वो है एपिस फ्लोरिया, जिसको लिटिल बी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हमारे पास में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एपिस फ्लोरिया। ठीक है, इसको देखो किस नाम से जाना जाता है, इसको लिटिल हनी बी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको फ्लावर बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके देखो, आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी मधुमक्खी, सबसे बड़ी मधुमक्खी, सबसे फेरोशियस मधुमक्खी कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इंडियन नेटिव की कौन सी है, इंडियन नेटिव की मधुमक्खी कौन सी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हमको क्या होती है एग्जाम के अंदर हमको बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में पूछी जाती है। अब देखो यहां पे बात आती है अब मधुमक्खी जो एकल ऊर्ध्वाधर छत्ते बनाती है। ठीक है, अब देखो पिछली हमने देखा था पैरेलल छत्ते बनाने वाली जो मधुमक्खियां होती है, इसके बाद में अब जो सिंगल छत्ता बनाती है, लेकिन कैसा बनाती है, वर्टिकल कॉम्ब बनाती है। तो वर्टिकल कॉम्ब में मैंने आपको पहले बता दिया था, सबसे पहले तो कौन आएगी, इसमें एपिस डोरसाटा आएगी, देन उसके बाद में कौन सी आएगी, एपिस फ्लोरिया आएगी। ठीक है, क्योंकि एपिस फ्लोरिया और एपिस डोरसाटा दोनों ही क्या करती है, सिंगल कॉम्ब बनाती हैं, और दोनों के कॉम्ब कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, और समानांतर ऊर्ध्वाधर होते हैं। समानांतर नहीं होकर कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, और वर्टिकल कॉम्ब ये होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, ये आपके एग्जाम के अंदर इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।